हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ कुशल होंगे। हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन यहां स्टार्ट करते हैं पॉलीमर बहुलक। जिसको अंग्रेजी में पॉलीमर। तो यहां देखिए बेटा, ये चैप्टर जो है ये आपके एग्जाम में मोस्टली 3 नंबर के इससे क्वेश्चन आता है। और आमतौर पर इसका जो ये डिवाइडेशन है वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। कभी एग्जाम में 1 नंबर के भी 3 हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये होगा कि आपको हर एक छोटी चीज पर विशेष ध्यान रखना होगा ताकि आपसे कोई चीज यहां से छूटे नहीं। और आप अच्छे से, तरीका वही होगा अपना, समझिए ध्यान से, उसके बाद उसे अपनी रफ कॉपी में लिखिए, अपने हिसाब से उसे परिभाषाओं वगैरह को बना के। उसके बाद स्कूल की तरफ से जो आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे आप उनसे मिलान कीजिए। कहीं कोई करेक्शन अगर आपको करना है, कोई संशोधन करना है, तो आप उसको करने के बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। आइए, मेरा दावा है कि अगर आपने इस टाइप से इसको तैयार किया तो एक बार लिखते ही आप 80 से 90% तक आप इसको अच्छे से तैयार कर पाओगे। बाकी बचा जो 10-20% है उसको आप रिवीजन में कवर कर। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि आप किसी चीज को समझ के उसे अपने हिसाब से लिखें ताकि उसको याद कर पाना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाए, सरल हो जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात कि जब आप बहुलक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप बताओगे कि बहुलक आखिर है क्या। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बहुलक शब्द जो है, या बहुलक को अंग्रेजी में अपन क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पोली और पोली मतलब बहुत सारे, बहुत अधिक मात्रा में, और मर मतलब भाग, इकाइयां। तो इसका मतलब बहुलक का सीधा सीधा क्या अर्थ बनता है कि बहुत सारी इकाइयों के या छोटे भागों के जुड़ने से जो एक वृहद, एक बड़ा अणु बनता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा तो आप इजीली बना पाओगे शायद। अब एक बार और समझ लीजिए इसे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मोतियों की माला है, तो माला आप क्या मान सकते हो, बहुलक मान सकते हो। और उस माला के अंदर लगे हुए मोती जो है उनको आप उसकी पुनरावर्तक इकाई मान सकते हो, जिसको अपन यहां एकलक इकाई कहते हैं। सिंपल सी दिख रही है अपने को। ये जैसे बहुत सारे अणु हैं, इकाइयां हैं इसकी, एकलक इकाई। क्या होंगी एकलक इकाई, मैं आगे इसका जिक्र करूंगा, पढ़ेंगे अपन इसको अच्छे से। तो ये इकाइयां यदि आपस में जुड़ती हैं तो आपस में जुड़ने से आपको एक बड़ी संरचना 3-6 इंच
बड़ी संरचना प्राप्त हो रही है, बड़ा अणु प्राप्त हो रहा है, और उसी बड़े अणु को अपन क्या कहते हैं यहां, बहुलक। मोस्टली केमिस्ट्री के अंदर अपन इस बहुलक को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो प्रदर्शित करने के लिए अपन उसके अंदर उसकी जो एकलक इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण हुआ है उसी को दिखाते हैं और उसके साथ में एन लिखते हैं। एन मतलब नंबर बताता है उसकी, जो कि फिक्स नहीं है। आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन, इसका सिंपल नाम एथिलीन। अब इसके बहुत सारे कण मेरे पास हैं, फिक्स संख्या नहीं है, तो मैं उन बहुत सारे कणों को n से प्रदर्शित कर देता हूं, नंबर ऑफ एथिलीन। अब इसका जब मैं बहुलक बनाऊंगा तो इसका मतलब यही इकाइयां आपस में जुड़ेंगी, इसे मैं इसकी एकलक इकाई भी बोल सकता हूं। तो यही इकाइयां आपस में जुड़ेंगी और मोस्टली असंतृप्त जो कार्बनिक कंपाउंड हैं वो योगात्मक बहुलीकरण देते हैं, और योगात्मक बहुलीकरण के अंदर अपन क्या करते हैं, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो जैसे इस पाई बॉन्ड को फ्री करेंगे, यहां देखिए ये बंद फ्री हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि एथिन के अणु जो है वो इस तरीके से भी जुड़ेंगे और इस तरफ भी जुड़ेंगे, मतलब दोनों साइड जुड़े हुए हैं। अब जुड़ने की बात आई है तो ये कौन से बंध से जुड़े, अरे ये तो जानते हो ना आप लोग, कार्बन। कार्बन कौन से बंध बनाता है, मोस्टली सहसंयोजक। तो ये कौन से बंध से जुड़े हैं आपस में, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं। मतलब बहुलक निर्माण के दौरान एकलक इकाइयां आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर एक वृहद अणु का निर्माण करती है, और उसी बड़े अणु को अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्लियर? तो देखिए बहुलक की परिभाषा अपन क्या बना सकते हैं, सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयां, क्योंकि सबसे छोटी इकाई यही होगी ना उस बड़े अणु की, तो ये सूक्ष्म शब्द आप लिख सकते हो। तो सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयां आपस में जुड़कर एक वृहद अणु का निर्माण करती हैं जिसे बहुलक कहते हैं। कोई डाउट नहीं? चलो बच्चों एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयां आपस में जुड़कर एक वृहद, वृहद की जगह बड़ा भी बोल सकते हो, एक वृहद या बड़े अणु का निर्माण करती हैं जिसे बहुलक कहते हैं। चलो तो गाइस बहुलक की परिभाषा आपने बना दी, एग्जाम्पल में आप ये डाल सकते हो। अब यहां देखिए जब बहुलक शब्द अपने पास आ ही गया है तो यहां दो शब्द और लिखे हैं मैंने, बहुलीकरण, इसको बहुलकन भी लिखते हैं, और एक शब्द मैंने यहां यूज किया है एकलक इकाई। तो पहले मैं बहुलीकरण या बहुलकन बता देता हूं, ये थोड़ा छोटा है इसलिए। तो बहुलीकरण या बहुलकन अपन किससे कहते हैं, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है कि बहुलक बनाने का जो प्रक्रम है, प्रोसेस जो है, उसी को अपन क्या कहते हैं, बहुलीकरण या बहुलकन कहते हैं। तो वापस रिपीट कर लीजिए, एकलक इकाइयों के जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है
और बहुलक निर्माण के इस परिक्रम को बहुलीकरण या बहुलकन कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना, दो डेफिनेशन अपने पास आ गई है, बहुलक क्या है और बहुलीकरण क्या है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है एकलक इकाई क्या है। तो वैसे तो आप समझ गए होंगे शायद, भाई यूनिट सेल वाली बात है कि बहुलक अणु में क्या सूक्ष्म इकाई, हाँ बेटा वही बात, बहुलक अणु में उपस्थित वह अति सूक्ष्म इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है, एकलक इकाई कहलाती है। तो वापस रिपीट कर लीजिए, बहुलक अणु में उपस्थित वह सूक्ष्म इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से बहुलक अणु का निर्माण होता है, एकलक इकाई कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो अपने पास तीन परिभाषाएं बनी है, बहुलक क्या है, बहुलीकरण क्या है और एकलक इकाई क्या है। आप यहां देखिए, जैसे बहुलक अपन बनाते हैं ना, तो ये एथिन से बना है, तो पहले अपन पॉली शब्द लिख देंगे इसे, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। सिमिलर इसी प्रकार जैसे वाइनिल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड भी से लिखते हैं, इसका अगर मैं बहुलीकरण करता हूं तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हटा देंगे अपन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, एक ही बात है दोनों। तो इस प्रकार अपन ये बहुलक बना सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो सबसे मेन काम आपका है वो यही होगा कि आपको एकलक इकाई का नाम, उसका सूत्र और कौन से बहुलक में कौन सी एकलक इकाई होती है, ये चीजें आपको याद करनी हो। बाकी चीजें मैं समझा दूंगा, नो डाउट, कोई समस्या नहीं होगी, बट क्योंकि ये तो बेटा एक फॉर्मूले है ना, ये तो अपने को याद होने चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आपको एकलक इकाई का नाम, सूत्र, कौन सा बहुलक और उसमें कौन सी एकलक इकाई यूज होती है, वो आपको याद करनी होगी। उसके बाद वाली चीजें अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं यहां आपको कुछ एकलक इकाई जो यूजफुल है उनको याद करने का तरीका बता देता हूं ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर पाए। वैसे वो नोट्स में लिखी हुई होंगी सारी, लेकिन फिर भी वही बात है कि किसी भी चीज को याद करने के लिए अपन थोड़ा सा अगर ट्रिक यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने पास याद रह सकती है। तो यहां मैं अगर एकलकों की बात करूं तो जो अपने सिलेबस अकॉर्डिंग जो यूज होने वाली है उनमें जैसे अपन बता सकते हैं प्रोपीन, इजीली याद रख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि अपन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी जगह पर इस चीज को पढ़ते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसे शायद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आपको याद रहती है प्रोपीन, इसका सिंपल नाम प्रोपिलीन। ठीक है, थोड़ा ठीक लिख देता हूं। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिन, सिंपल नाम एथिलीन।
ठीक है। अब देखिए यहां एथीन जो है, इसकी अगर मैं एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, तो इसी से मिलता जुलता या मिलती जुलती एक इकाई और बन जाती है मेरे पास, वाइनिल या विनाइल क्लोराइड। ठीक है। अगर मैं क्लोरीन की बजाय साइनाइड से सीएन से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं, तो मेरे पास एक दूसरी इकाई बन जाती है, एक्रिलो नाइट्राइल। इनको मैं साथ में नंबर दे दूंगा ताकि याद रखने में आसानी होगी। जैसे मेरे पास काउंटिंग पहुंची है 2, तो यहां मैं काउंटिंग कर देता हूं 3, 4। अगर मैं Cl या Cn की जगह बेंजीन यूज करूं, तो मेरे पास एक और मिलती जुलती इकाई बन जाती है मेरे पास, स्टाइरिन। तो देखिए इस प्रकार से ये मेरे पास काउंटिंग में आ गई 5। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं कि इनकी हाइड्रोजन की जगह मैं रिप्लेस करके किसी दूसरे एलिमेंट या किसी दूसरे तत्व या समूह को लेके आ रहा हूं। अगर मैं इनकी दोनों हाइड्रोजन यानी टोटल हाइड्रोजन F से रिप्लेस कर दूं, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। तो यहां देखिए मेरे पास टोटल काउंटिंग पहुंच चुकी है 6। तो इस प्रकार अपने पास 6 एकलक इकाइयां याद हो चुकी हैं। एक प्रोपीन, दूसरी एथीन, फिर एथीन में अपने को हाइड्रोजन रिप्लेस करनी है, एक एक हाइड्रोजन अपने को हटानी है। एक बार Cl से हटानी है, एक बार Cn साइनाइड से हटानी है, और एक बार बेंजीन से हटानी है। तो ये चीजें जब अपने को याद रहेंगी तो इनको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट टाइम मैं सारी हाइड्रोजन, सारी मतलब चारों हाइड्रोजन किससे हटा रहा हूं, F से हटा रहा हूं, तो मेरे पास एक इकाई और बन जाती है। तो कितनी काउंटिंग हो गई अपनी 6। 7वें नंबर पे मैं यहां डाल सकता हूं, जैसे 2 कार्बन में अपन यूज कर सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, तो CH2 CH2 OH OH। ये मैं वही एकलक इकाइयां बता रहा हूं जो इस चैप्टर में अपने आगे यूज होने वाली है। ठीक है ना। तो साथ ही अपने पास एकलक इकाई आ चुकी है, कौन सी, एथिलीन ग्लाइकोल। और इसे बनाने के लिए मैंने एथेन जो है उसकी दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जो है वो OH से रिप्लेस किए है, प्रतिस्थापित किए। एक यहीं से अपन एक और बना सकते हैं कि अगर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन CH2 से रिप्लेस कर दूं, तो अपने पास एक इकाई और बन जाती है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 1,3 ब्यूटा डाइइन 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप इन एकलक इकाइयों को बनाओगे तो आप उनको अच्छे से और बेहतर तरीके से याद कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और मुख्य एकलक इकाइयां अपने पास आती हैं, जैसे CH2 होल 6 NH2 हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन।
इसी से मिलती जुलती है कि कहीं और लिख रहा हूं मैं, CH2 होल 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका सिंपल नाम अपन लेते हैं यहां एडीपिक अम्ल। और अपन बना सकते हैं, अगर मैं बेंजीन में 1 नंबर और 4 नंबर से हाइड्रोजन को कार्बोक्सिलिक समूह से रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास एक नई इकाई और बनती है एथिलिक अम्ल। ये मोस्टली एकलक इकाइयां जो है वो इस चैप्टर में अपने यूज होने वाली, और इनको इस तरीके से आप अगर याद रखोगे तो ज्यादा लंबे समय तक आप उनको याद रख पाते हो। क्यों? क्योंकि अपने दिमाग में रहेगा कि एथीन है तो एथीन में से अपन इसी एथीन से कितनी इकाई और बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। तो अपने दिमाग में रहेगा कि वो 4 क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। कि एक हाइड्रोजन Cl से हटाते हैं तो एक बनती है, एक Cn से हटाते हैं तो बनती है, एक बेंजीन से हटाते हैं तो बनती है, चारों हाइड्रोजन H से हटाते हैं तो बनती है। बाय द वे कोई चीज भूल रहे हैं अपन कि 4 थी तो 4, लेकिन कौन सी 2 अपने दिमाग में आ गई, 2 भूल गए, तो अपन उस चीज को वापस नोट करेंगे, याद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से इनको याद रख पाओगे। और ये मान लीजिए आपकी जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी, आप इस चैप्टर के अंदर जो बहुलक बनाने के समीकरण वगैरह आएंगे तो वहां इनके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप पहले इनको याद करेंगे ताकि अपन जब आगे बढ़े तो आपके किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। अब यहां देखिए, इन एकलक इकाइयों के बाद एक छोटा सा टॉपिक आपके बुक के हिसाब से एक सीक्वेंस में डाला हुआ है, वो है बहुलक और वृहद अणु। कौन सा है? बहुलक एवं वृहद अणु। कोई ज्यादा विस्तार से नहीं है, 2-3 लाइनें डाली हुई है तो मैं आपको इजीली थोड़ा बता देता हूं ये। तो यहां देखिए, मोस्टली तो बहुलक और वृहद अणु को अपन एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन अगर अपन इसका डीपली अध्ययन करें तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क क्या है वो मेरी इस लाइन पर आप ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं उसको आप गौर से सुनिए। वो फर्क ये है कि सारे बहुलक वृहद अणु होते हैं, जो कि अपन ने डेफिनेशन में बताया है कि छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़कर एक वृहद अणु बनाती हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे बहुलक कौन है? वृहद अणु है, लेकिन सारे वृहद अणु जो है वो बहुलक नहीं होते। ये थोड़ा सा यहां डिफरेंस है ना, थोड़ा अजीब सी बात। मैंने क्या बोला कि सारे बहुलक वृहद अणु हैं, लेकिन सारे वृहद अणु बहुलक नहीं है। तो यहां देखिए, जो समझने वाली लॉजिक है, जो मेन बात है वो ये है कि बहुलक के अंदर जब बहुलक बनता है तो उसके अंदर एक जैसी एकलक इकाइयां रिपीट होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जिन्हें अपन एकलक कहते हैं। लेकिन वृहद अणु, बड़ा अणु जो बनता है, उसमें एक जैसी एकलक इकाइयां रिपीट भी हो सकती है और नहीं भी। अब ये नहीं भी वाला क्या है उस पर आप थोड़ा गौर करना। जैसे प्रोटीन, अपन प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ है, शायद आप जानते होंगे। तो प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्लों से मिलकर बना। अब सभी प्रोटीनों के अंदर उपस्थित सभी एमिनो अम्ल एक जैसे नहीं होते। अब आप ये कहोगे कि सर वैसे तो बहुलकों के अंदर भी 2-3 प्रकार की एकलक इकाइयां रिपीट होती हैं,
तो जो 2-3 प्रकार की एकलक इकाइयां, अगर 3 प्रकार की एकलक इकाइयां यूज की गई है तो वो तीनों की तीनों उसी सीक्वेंस में रिपीट होंगी, तो तीनों रिपीट होंगी, तो उस समय वो उसकी एकलक जो है तीनों को मिलाकर माना जाएगा। लेकिन प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है। सभी जो संरचनात्मक इकाइयां हैं उनके भौतिक गुण हमेशा एक जैसे हों ये जरूरी नहीं। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि सारे बहुलक वृहद अणु है, लेकिन सारे वृहद अणु बहुलक नहीं है। तो यहां देखिए अपन ने 4 चीजें पढ़ी हैं। बहुलक क्या है? छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने बड़े अणु को अपन बहुलक बोल रहे हैं। बहुलक बनाने के परिक्रम को बहुलीकरण बोल रहे हैं। और बहुलक की सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको अपन एकलक बोल रहे हैं। कुछ विशेष एकलक जो अपने यूजफुल है वो मैंने आपको यहां बताए हैं। और एक अपन पास टॉपिक आएगा बहुलक और वृहद अणु। तो ये मैं सोचता हूं कि सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। और फिर भी कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप जरूर पूछिए। कल अपन पढ़ेंगे बहुलक का वर्गीकरण। ठीक है।